बजट 2022-23 पेश कर दिया गया है सदन के पटल पर। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट आज पेश किया है और एक तरह से देखा जाए तो ये दूसरा पेपरलेस बजट भी है। तो सरकार जो है वो किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ रही है, सरकार के इन कदमों से पता चलता है। और खास तौर पर इस बजट की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले आते ही इस बजट भाषण को शुरुआत करते ही जो कोरोना संकट के पीड़ित हैं उनके प्रति सहानुभूति जताई। इसके अलावा यह भी कहा है कि जिस गति से हमारे देश में टीकाकरण अभियान चलाया गया है उसने भी कोरोना संकट से हमें जूझने के लिए एक तरह से तैयार कर दिया है, सशक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी जाहिर किया कि कोरोना संकट के बाद जो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव देखा गया था उसके बाद अब जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौटने लगी है। इसके पीछे सरकार ने बीते दिनों जो भी कदम उठाए हैं उसका जो है उसकी एक भूमिका रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि जो भारत की विकास दर है वो 9.2% रह सकती है, इसका अनुमान जताया गया है। इसके अलावा जो बजट है उस पर अगर गौर करें तो उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया है कि एक तरह से ये ब्लूप्रिंट दिया गया है अमृत काल के अगले 25 सालों के लिए और आधारभूत जो ढांचा है उस पर खास तौर पर जोर इस बजट में देखा जा रहा है। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधारभूत ढांचा एक तरह से 100 सालों के लिए सरकार तैयार कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बात बजट में इस तरह से रखी गई है सबके सामने। और कोरोना संकट के बीच में जब लोग लगातार ये सोच रहे हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर आए और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई चीजों पर सरकार की जो है वो कोशिशें भी नजर आ रही है, इस बीच कई अहम जो प्रावधान है, जो घोषणाएं हैं इस बजट में हमें देखने सुनने को मिले हैं। खास तौर पर गांव और किसान को क्या कुछ मिला है इस बजट से, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा हमारे साथ है जो कि प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान से। और इसके अलावा डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हमारे साथ मौजूद है, प्रबंधक निदेशक है इफ्को के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक उम्मीदों का बजट था वो पेश कर दिया गया है और बहुत बड़ी जो है कुछ बातें भी कही गई है इस बजट में। तो डॉक्टर अवस्थी आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि गांव और किसानों के लिहाज से अगर देखें इस बजट को तो क्या कुछ खास बातें आपको नजर आती है इसमें? मैं समझता हूं इस बजट में बहुत खास बातें हैं गांव किसान के लिए। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 25,000 किलोमीटर एडिशनल रोड बनाएंगे जी, तो उससे सबसे अधिक फायदा गांव को होगा क्योंकि जुड़ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ऑप्टिक फाइबर की सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो अर्बन में जिस तरह की डिजिटल सुविधाएं है वैसी डिजिटल सुविधाएं हम गांव में भी देंगे। बिल्कुल। और सबसे मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाह रहे हैं। जी जी। और उसके लिए उन्होंने कहा मिलेट हमारा 22-23 का जो साल होगा वो मिलेट ईयर होगा। तो यदि आप देखें ये सब चीजें जो हैं वो किसान के हित में हैं, खेती के हित में हैं, जमीन के हित में हैं। बिल्कुल। तो किसान से लेकर प्रकृति तक तमाम बातों का जो जिक्र है इस बजट में हमें सुनने को मिला है। डॉक्टर पुरुषोत्तम से भी हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो किस तरह से इस बार के बजट को देखते हैं। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम बताएं हमें कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि किन किन बातों पर जोर आपको इस बार के बजट में लग रहा है? हाँ, इस बार के बजट में खास बात ये रही है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं। आधारभूत संरचना गांवों में, शहरों में सभी जगह स्थापित करने के लिए जोर है इसमें। इसके साथ साथ एक और खास बात है कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी खास प्रयास करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उत्पादकता में सभी तरीके के इन्होंने कोशिश की है कि उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी सुधार ताकि जो कॉस्ट किसानों की कम हो और आमदनी बढ़े, उनकी उत्पादकता बढ़े। उसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर है उस पर भी इन्होंने कोशिश की है कि उसमें भी एक्सपोर्ट बढ़े हमारा। जी जी। इसके साथ साथ जो गंगा किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के लिए स्पेशल प्रावधान किया है। तो वो एक अलग ही कदम होगा जो हमारे देश में स्वास्थ्य के साथ साथ
के खेती की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा। बिल्कुल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरह से उसकी जो नींव है उसको और मजबूत करता हुआ दिख रहा है इस बार का बजट। और 1.5 घंटे का ये जो बजट भाषण था उसमें काफी जगहों पर जो किसान हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका जिक्र आता रहा है। कई योजनाएं ऐसी जो है और बताई गई है जिसके जरिए उन्हें भी लाभ होगा। तो इन बातों को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर अवस्थी, जैसा कि बात कर रहे हैं, जो सरकार है उसने ये शुरू से सरकार कहती रही है कि उनका लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए और एमएसपी जो है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। पिछले दिनों हमने देखा भी है कि किसानों के बीच में ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई है कि भाई सरकार तो मंडियां खत्म करना चाहती है और एमएसपी नहीं देना चाहती। और इस बार के बजट में साफ तौर पर वित्त मंत्री ने यह जाहिर कर दिया है कि रिकॉर्ड खरीदारी एमएसपी पर होगी किसानों से। किस तरह से देख रहे हैं इस बात को आप? मैं समझता हूं इस बार किसानों को 1 करोड़ 63 लाख किसानों को 2.75 लाख करोड़ एमएसपी का भुगतान हुआ और जो डायरेक्ट उनके खाते में हुआ है जी। पर सबसे अधिक जो आवश्यक चीज है वो आपको ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम किसान ड्रोन ला रहे हैं। बिल्कुल। और उससे डिजिटल मैपिंग होगी, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी खेती कैसी हो रही है। और सबसे आवश्यक चीज यह है कि जैसे इफ्को लाया है, नैनो यूरिया हम लाए हैं जी, जिसका कि दाम 10% एक बैग की जगह पे एक बोतल 250-500 सीसी की एक बोतल एक बैग के बराबर है। उसका दाम भी 10% कम है तो उसकी लागत कम होगी जी। और ड्रोन के इस्तेमाल से, किसान ड्रोन के इस्तेमाल से वो बहुत 7 मिनट के अंदर 1 एकड़ जमीन का में अपना यूरिया का छिड़काव कर सकता है। तो उसके कारण उसकी कॉस्ट भी कम होगी जी, उसकी पैदावार भी ज्यादा होगी, उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो इस तरह की जो नई चीजें लाई जा रही है बजट में वे बड़ी ही लाभदायक हैं किसान के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बजट एक बहुत ही क्रांतिकारी बजट के रूप में हमें इसे देखना चाहिए और अगले 25 सालों में ये बहुत कुछ बदलने की स्थिति में होगा और उसका जो शुभारंभ हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। बिल्कुल। तो आपने कृषि आदानों की बात की है, इनपुट की बात की है एक तरह से कि इनपुट जो है, जो आदान है, अगर वो उसमें लागत कम आती है तभी किसानों को फायदा है और पैदावार अच्छी हो इसके लिए जो सिंचाई की व्यवस्था है उसका दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बार डॉक्टर पुरुषोत्तम की कुछ खास तौर पर ये बताया गया है कि एक तो 5 नदियां जो है उन्हें जोड़ने की परियोजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें केन बेतवा लिंक है उसमें 44,605 करोड़ का प्रावधान जो है वो रखा गया और कहा गया कि 9 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो ये एक बड़ा ऐलान है एक तरह से और ये बड़ी सोच है। ये मुझे लगता है क्योंकि आपका जो बुंदेलखंड रीजन है वो एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और उसके लिए बहुत वरदान साबित होगा जी। सिंचाई का साधन होना किसान के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और सिंचाई अगर क्रिटिकल इरिगेशन भी खेत में फसल को मिल जाती है तो उससे 15 से 20% की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो 9 लाख हेक्टेयर जमीन अगर हम कवर कर रहे हैं, ये टारगेट है कि केन बेतवा लिंक से 44,000 करोड़ खर्च करने का टारगेट इस बार लिया गया है। तो ये न केवल वहाँ के किसानों को आमदनी बढ़ाने में मददगार होगा, देश के खाद्यान्न उत्पादन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दोनों में ये सहायता करेगा। जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर अवस्थी ये जानना चाहेंगे कि इस बार उम्मीद भी की जा रही थी और ऐसा नजर भी आया है इस बजट में कि प्राकृतिक खेती पर काफी जोर रहेगा, रसायन मुक्त खेती जो है उस पर जोर दिया जाएगा और हम खासतौर पर देख भी रहे हैं कि इसके लिए कई बातें कही गई है। यहाँ तक कि कृषि विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसमें भी बताया गया है कि संशोधन किया जाएगा ताकि जो आधुनिक कृषि है ये तो जो जाने ही सीखे ही, इसके अलावा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में भी उसमें बताया जाए। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के साथ ही साथ मैं ही बता रहा था ना, उसी में जब आप नैनो भी खेती नैनो न्यूट्रिएंट भी ले आते हैं तो उसके कारण दोनों का मिश्रण हो जाता है और उसके मिश्रण से बहुत अच्छी खेती होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा हमें देना चाहिए, जीरो बजट फार्मिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। जो नए तरीके के नए जितने भी आविष्कार आ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में,
वे सब आविष्कार इसी दिशा में हैं जी। क्योंकि हमको अपने धरती की ऊर्जा, अपनी धरती की जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे हम कम करना है, एनवायरनमेंट को हमको बेटर करना है, तो हमें केमिकल से मुक्त होना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिशा में पूरा इस बजट में ध्यान दिया गया है और इसलिए मैं इस बजट का उसके लिए बहुत ही स्वागत करता हूं। बिल्कुल। तो इस तरह से जो लक्ष्य है वो ये रखा गया है कि जो किसान है उसकी आमदनी तो बढ़े ही, लेकिन इसके लिए जो जरिया अपनाया जाए वो इस तरह से हो कि जो पर्यावरण और प्रकृति के मिलाप से हो, और इसके लिए रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए जो तमाम कदम उठाए जाने चाहिए जरूरी है, उस दिशा में ये बजट आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। बजट में और कुछ खास बातें क्या कुछ कही गई है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा। रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम, जैसा कि उन्होंने खासतौर पे कहा है, जो एमएसपी पे खरीदारी की बात कही गई है कि उसमें काफी इजाफा किया जाएगा, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? किसानों का सबसे बड़ा जो दिक्कत रहती है कि वो अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं, पर वो कहाँ बेचें, क्या प्राइस मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका एक रिस्क किसानों को रहता है जी। और इस बजट में जो प्रोविजन किया गया है कि 1208 लाख टन गेहूं और धान को खरीद का लक्ष्य रखा गया है, 2.37 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, तो इससे किसानों की जो विपणन की चिंता है, उनके उत्पाद के विपणन की वो कहाँ बेचेंगे और क्या कीमत मिलेगी, वो चिंता दूर करने की कोशिश की गई है, ताकि उनको पता है कि हाँ ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिलेगा और सरकार इसको खरीदने वाली है। तो ये कदम हालांकि बहुत ही अच्छा कदम है, पर इसमें साथ में ये है कि ऑयल सीड्स को भी उत्पादकता को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कि तिलहन की ओर भी ध्यान दिया जाएगा और इसे भी बढ़ावा दिया जाएगा, इसके उत्पादन को भी। जी, तो हम सोच सकते हैं कि ये तमाम जो कदम है वो एक तरह से समावेशी जो है वो रुख अपनाया जा रहा है, और इसमें कदन यानी कि मोटे अनाज का जो जिक्र सुना है, मैं चाहूंगी डॉक्टर अवस्थी आप भी इसमें अपनी राय दे कि किस तरह से ये जो मोटा अनाज है इसके पैदावार को बढ़ावा देना काफी जरूरी है, और साल 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा पूरे साल को, और भारत उसकी अगुवाई करेगा, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी एक तरह से भारत के ऊपर है इसमें। और भारत में जो कदन की खेती है आज जिस पैमाने पर हो रही है, उसे अगर इस तरह के अभियान के जरिए बढ़ावा दिया जाए तो किस तरह से आपको लगता है कि इससे किसानों का फायदा है? मैं समझता हूं कि किसानों को जब वो मोटा अनाज जब वो बोते हैं तो उसमें उनको नुकसान होने के चांस बहुत कम होते हैं। उसमें पेस्ट वगैरह का भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कम होता है, उसमें लागत भी कम लगती है। तो इससे मैं समझता हूँ किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान का ईयर होगा जो अगला 22-23 का साल होगा। और इन्हें असिंचित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, जहां पर किसानों की अलग परेशानी रहती है कि सिंचाई की तमाम व्यवस्थाओं के अभाव में वो क्या करे, किस तरह की खेती करे, उनके सामने ये समस्या रहती है। इस साथ ही डॉक्टर अवस्थी इसमें मूल्य संवर्धन का भी जिक्र उन्होंने किया है कदन के साथ, मतलब उसकी भी संभावना इसमें काफी ज्यादा है। जी, बहुत ज्यादा इसमें। और जो अभी नया इन्होंने किया है, नाबार्ड में एक स्पेशल फंड क्रिएट किया है तो स्टार्टअप्स को और जो नए जो टेक्नोलॉजी के लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के
लिए जो एफपीओ को सपोर्ट करने के लिए जो किया है, जैसे आपको मैंने बताया ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिए गए हैं ताकि अपने देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चर हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली किसान को कहीं न कहीं जाकर मदद करती हैं। जी बिल्कुल। मोटे अनाज की बात कर रहे थे डॉक्टर पुरुषोत्तम, आप क्या बताना चाहेंगे इसमें, खासतौर पे मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन को लेकर किस तरह का स्कोप आपको नजर आता है? देख रहे हैं हम कि आजकल खाने पीने की आदतें जो हैं वो लोगों की बदल रही है, तो ये एक तरह से ऐसा सेक्टर बनकर उभर रहा है जहां पर अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है, सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसे में अगर किसान और युवा खासतौर पर स्टार्टअप्स के जरिए भी अगर उसमें आते हैं, जुड़ते हैं और सरकार का भी साथ उनको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल हो सकती है साबित। हाँ, ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का निश्चय लिया गया है, ये निश्चित तौर पर जो किसान न्यूट्री सीरियल्स, हमें उनको न्यूट्री सीरियल्स हम कह रहे हैं जी, वो इसलिए कि ये न्यूट्रिएंट्स में रिच है और ये न्यूट्रिएंट पॉवर्टी जो है उसको या न्यूट्रिशन रिच डाइट किसान अपने देश के आबादी को देने में हेल्प करेगा। इसके लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं उसमें दोनों तरीके के प्रोविजन है, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसके नए नए उत्पादों का विकास के लिए और मार्केटिंग को लिंक करने के लिए। तो वो चीज़ें जो है इसके खेती को बढ़ावा देंगी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो हमारी देश की आबादी के लिए उसमें बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जो मिलेट्स हैं वो न्यूट्री रिच हैं, मिनरल रिच हैं, तो ये इस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। जी जी बिल्कुल। मार्केट लिंकेज की जहां तक बात है डॉक्टर अवस्थी, हम देख रहे हैं कि सरकार ने खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके रास्तों को बड़ा इसमें जोर दिया है कि किस तरह से सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी। तो जाहिर तौर पर 400 नई वंदे भारत ट्रेनें अगर आ रही हैं और इसके अलावा एनएच की लंबाई बढ़ाई जा रही है और इस तरह से जो कदम उठाए जा रहे हैं, सड़क हो चाहे ट्रेन हो, उसके जरिए परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की, तो ये जो मार्केट लिंकेज की जो परेशानी होती है या एक चुनौती होती है किसानों के सामने, उसमें उनको काफी जो है सुविधाएं मिल जाएंगी। मैं समझता हूँ जो उन्होंने एडिशनल 75 एडिशनल हब्स बनाए हैं जी, ट्रांसपोर्ट हब्स, उससे बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। 2000 किलोमीटर तक का कवच बनाया है। कवच कहा है जी, मतलब ये है कि आपको 2000 किलोमीटर तक का सामान ले जाना है तो उसके लिए आपको एक तरीके का कवच उन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि आपका सामान हम ले जाएंगे। तो ये सब चीजें किसानों को अपना सामान बेचने में बड़ी सुविधा होगी जी। मैं समझता हूँ इसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। डॉक्टर पुरुषोत्तम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो सप्लाई चेन है वो और कैसे मजबूत होगी? एक स्टेशन और एक उत्पाद का जो नारा है एक तरह से वो दिया गया है, तो इससे किस तरह से जो किसान है वो भी प्रोत्साहित होंगे इस सप्लाई चेन से जुड़ने के लिए? मैं समझता हूं कि पहले जो पिछले बजट में कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जी, और अब साथ में आया है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। हाँ, तो ये दोनों को अगर जोड़ के देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन की तरफ हमारा बढ़ावा देता है। और उस स्पेशलाइजेशन में खास बात यह है कि उसका जो मार्केटिंग लिंकेज है, प्रोडक्ट उस एरिया का जो प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, उसको एक नए रूप में उभारना है, ब्रांडिंग करनी है और उसके मार्केट लिंकेजेस डेवलप करने हैं। तो ये एक उस एरिया के किसानों के लिए वरदान साबित होने होगा, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ेगी और उसके साथ साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स किसानों को और हमारे आबादी को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा साबित होगा, मतलब चेंज साबित होने वाला है, मुझे जो लगता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अवस्थी, आप किस तरह से देख रहे हैं जब ऐसे एक स्टेशन एक उत्पाद की बात कही जा रही है, यानी कि एक तरह से ब्रांडिंग भी करने की बात कही जा रही है कि आपके क्षेत्र में जो ऐसा कोई उत्पाद है जो बिल्कुल निराला है और आप चाहते हैं कि वो और लोगों तक पहुंचे, जाहिर तौर पर उसकी ब्रांडिंग आपको करनी पड़ेगी। तो एक तरह से वो भी इसमें बताया गया है। हाँ, तो ये तो बहुत जरूरी है जी जी, क्योंकि यदि आप कहीं ब्रांडिंग कर देते हैं किसी चीज का तो उसकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाती है। हर चीज की ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, तो इससे ब्रांडिंग की वैल्यू बढ़ने के लिए इसमें कोई भी, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। और इससे हमारे जैसे नागपुर के संतरे एक जमाने में बहुत फेमस होते थे। जी बिल्कुल। अब पता रहा कि जहाँ पर अब आजकल कीनो जो है, पंजाब का कीनो
यदि आप पंजाब का किनो ले लेते हैं तो बड़ी फेमस हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ ये जैसे मान लीजिए कि कश्मीर के एप्पल एक जमाने में बहुत फेमस माने जाते थे, तो आज हम कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं और उसमें हमने नैनो यूरिया का जब इस्तेमाल किया सेब में, तो उसकी सेब की क्वालिटी किसी भी विदेशी सेब से अच्छी थी, तो हमारे सेब एक्सपोर्ट होने लगेंगे। तो एक तरीके से हम इस तरीके से अपनी क्षेत्रों की जो ब्रांडिंग थी उसको फिर से वापस ला सकते हैं, जो कहीं बीच में खो गई थी। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा किसानों को, तभी जो उनकी आमदनी है वो बढ़ सकती है और सरकार का साथ भी जो है उनको मिल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि जी, उनसे बात करते हैं। एक्स चेयरमैन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। रवि जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे, वित्त मंत्री ने आज जो है आम बजट पेश कर दिया है और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और इस पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया है। और दूसरा, इन्होंने जो पीएम गति का जो फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वो बहुत बढ़िया है। उससे काफी कनेक्टिविटी कंट्री के अक्रॉस होगा, रूरल सेक्टर भी इसके ऊपर आएंगे। तीसरी चीज, जो रूरल एजुकेशन पे फोकस किया, जो 2 साल हम लोग ने कोविड में लूज किया है, उसके लिए जो उन्होंने करा है। और चौथा जो है ऑप्टिक फाइबर्स जो डालेंगे विलेजेस में, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। और एक तरह से रूरल और अर्बन को एक तरह इक्वेट करने की बात ये जो कर रहे हैं, बराबरी करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। रवि जी, आपको लगता है कि पिछले साल ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार ने शुरू किया था, एक तरह से उसका एक्सटेंशन है, इस चीज को और आगे बढ़ाया जा रहा है, और जैसे कि कहा भी जा रहा है कि अगले 100 सालों के लिए जो आधारभूत ढांचा है वो तैयार करने की कोशिश में सरकार है? देखिए, पिछले साल जो बजट था बहुत अच्छा बजट था, लेकिन क्योंकि उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड जो 2 राउंड्स ऑफ कोविड हुए हैं उसमें काफी इम्प्लीमेंटेशन हमारा पीछे हुआ है। वो सबको एक तरह से इस बजट में पूरी तरह से उन्होंने आत्मनिर्भर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसको यहाँ पे सब कुछ किया है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कंटिन्यूटी है जो इनका पॉलिसी का, वो कंटिन्यूड पॉलिसी में चल रहे हैं जी। तो आप जैसे आत्मनिर्भर का प्रोग्राम देखिए, तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की पिछली बार बात करी थी, वही चीज अभी भी वो फोकस कर रहे हैं। और इसमें एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। दूसरा, जो सब जगह सबको चिंता थी डिजिटल करेंसी का, वो भी आज फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि डिजिटल करेंसी इंडिया के लिए होगा। दूसरी बहुत अच्छी चीज है कि जो अभी तक जो टैक्सेशन जो क्लियर नहीं था डिजिटल करेंसी का, वो भी क्लियर हो गया। और एक ग्रीन बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, जो कि हमारे पूरे इसमें क्लाइमेट चेंज की जो हम बात कर रहे हैं, वो ग्रीन बॉन्ड के उसके थ्रू आ रहा है। तो ये सब अच्छी चीजें हुई हैं इस मेरे हिसाब से इस बजट में। और बजट इज अ डेवलपमेंटल बजट। इसमें देखिए, पर्सनल टैक्सेशन पे ज्यादा उन्होंने कोशिश नहीं करी कुछ बदलाव करने की। फिर आप कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को देखिए, टैक्स मैट को नीचे लाए हैं, वो ये बहुत अच्छी बात है। और सरचार्ज को भी नीचे लाए हैं। ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर को थोड़ा सा इसमें फायदा होगा। और इसमें रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर जो खास तौर से है, उसमें उन लोग को बहुत फायदा होगा। जी जी। तो मेरे ये 2-3 अच्छे स्टेप्स हैं, बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। और किसानों को डिजिटल मीडियम से जोड़ने के लिए जो घोषणाएं हुई है, उन्हें किस तरह से आप देख रहे हैं? कितना इससे फर्क पड़ेगा किसानों की जिंदगी में? देखिए, अभी जो है, एक साइड आप देखिए किसान ड्रोन का भी बात हो रहा है जी। और तो कि फार्मर को असेसमेंट हो जाएगा उसके सॉइल का, उसका प्रोडक्टिविटी का। तो डिजिटलाइजेशन और एक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। और कम्युनिकेशन और डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। और आज हर जगह, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, हर जगह हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हों। किसान भी आज मार्केट के साथ जुड़ा हो, कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम ना हो। डिजिटलाइजेशन क्या होता है, एक तरह से लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करता है जी। आज जो हमारा सपोज एक स्टोरेज में ज्यादा माल है और एक में कम है, तो हम इस डिजिटलाइजेशन से हम जो एक्सेस क्रॉप है उसको हम सही जगह पहुंचा सकते हैं। जहां शॉर्टेज है उसको एक तरह से पूरा कर सकते हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए जो ऑप्टिक फाइबर का जो
2025 तक जो बजट में प्रपोज्ड है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर पुरुषोत्तम, आप किस तरह से देख रहे हैं? डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, खासतौर पे किसानों को इससे जोड़ा जा रहा है। हम बीते साल से भी देख रहे हैं कि सरकार ने लगातार किसानों के लिए कई तरह के मोबाइल एप्स लॉन्च किए हैं, डिजिटली जो वेब पोर्टल्स है वो भी लॉन्च किए हैं। यानी कि सरकार पूरी तरह से इस कोशिश में है कि डिजिटल वर्ल्ड से किसान जो है उसका तारुफ होता रहे, वो उससे जुड़ा रहे, और चाहे बैंक खातों की भी हम बात करें कि वो ट्रांसफर हो रहे पैसे उनके सीधे खाते में भी, डाकघरों को हम देख रहे हैं कि एटीएम से जोड़ा जा रहा है, बैंकिंग सेवा से जोड़ा जा रहा है। ये इन तमाम कोशिशों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दो तरीके से इससे फ़ायदा होने की संभावना मुझे जो लगती है। एक तो सीधा यह है कि किसानों को जो नॉलेज चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इमीडिएट मिलेगी। जी जी। और इमीडिएट मिलेगी तो वो निश्चय कर सकता है कि हाँ, उसको कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, कौन सी क्रॉप उसको जब उत्पाद बाजार में आएगा तो उसको स्टोर करना है कि उसको इमीडिएट बेचना है। एक तो इस तरीके में डायरेक्ट हेल्प करेगी, प्लस उसमें जो और तरीके से इन्होंने हेल्प की है डिजिटल टेक्नोलॉजी से, तो टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो किसान को उत्पादकता बढ़ाने में बहुत सहायक हो रहा है। ये हमने पहले भी देखा है, और इसका जो रीच है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक बढ़ाने का जो इस स्टेप इस बजट में लिया गया है, तो इससे जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड अर्बन और रूरल में है, उसमें भी कमी आएगी। किसानों को नई तकनीकी की जानकारी मिलेगी, नए बाजार भावों की या बाजार में क्या चाल है उसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ये जो तकनीकें हैं वो बाजार को भी जोड़ने में सक्षम हैं, तो किसानों को बाजार से जोड़ने में सक्षम होंगी तो किसान को बाजार में पहुंच आसान बनेगी। ये एक बहुत बड़ा हेल्प होगा। प्लस क्रेडिट की बात है, जो ऋण चाहिए किसानों को, तो जैसे लिंक किया है, पोस्ट ऑफिसेज को भी बैंकिंग, कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का कहा है, कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो ये एक अच्छा कदम है। जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके जो संस्थागत ऋण है, तो वो नहीं मिल पाता है, और ये बैंकिंग सुविधाएं गांव तक उस स्तर पर नहीं है, जिस वजह से इस तरह की समस्याएं आती है। तो जैसे 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 पोस्टल डिपार्टमेंट है, डाकघर है, उसको भी अगर उससे जोड़ते चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये जो असुविधा है किसानों की, ये दिन ब दिन वो दूर होती चली जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि इस बजट से जुड़ी कुछ खास बातें क्या कुछ है। तो आम बजट आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें आपको बता दें। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसके अलावा जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, यह भी बताया गया है। वहीं केन बेतवा लिंक परियोजना पर खर्च किए जाएंगे 1400 करोड़ रुपए। नाबार्ड के जरिए कृषि स्टार्टअप को धन मुहैया कराया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इस बजट में कही गई हैं। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलेगा, और इसके अलावा सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है इस बार के बजट में। किसानों को हाईटेक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा, और इसके अलावा खेती को बेहतर बनाने के लिए किसानों के बीच ड्रोन को प्रोत्साहित किया जाएगा, और सस्ता होगा खेती का सामान। ये एक बड़ी बात इस बजट में जो कही गई है कि खेती का सामान सस्ता होगा, वहीं उन्नत फल और सब्जी उगाने वाले किसानों को मदद दी जाएगी। तो ये कुछ खास बड़ी बातें हैं जो बजट में कही गई है। तो गांव और किसानों को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में भी काफी कुछ ऐलान किए गए हैं, और इन्हीं पर हमारी चर्चा जारी है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि जो गांव के आधारभूत ढांचा है इसको मजबूत करने की कोशिश की गई है, और शहर और गांव की सुविधाओं का जो अंतर था उस अंतर को पाटने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम बातों पर आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
फसलों में हुआ चढ़ाव, किनके उतरे मंडी भाव। कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर आगे बढ़ रही है। देखिए नए रंग रूप में कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मेरे यानी शाइना एनसी के साथ सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बजट 2022-23 गांव और किसान आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज आम बजट पेश किया गया है और इस बजट में गांव और किसानों को खासतौर पर क्या कुछ मिला है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुधांशु जी हैं जो कि सचिव है एपीडा के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं वीके कौल जी जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रेड एसोसिएशन से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जान लेते हैं हम कि ये बजट जो है वो किस तरह का रहा है और इससे जुड़ी कुछ खास बातें क्या रही है। सुधांशु जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बताया गया है इस बजट के बारे में उस पर आपकी क्या राय है। लेकिन पहले हम जान ले कुछ खास बातें क्या कुछ है। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इसके अलावा जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये भी इस बजट में कहा गया। तो कुछ खास बातें हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना पर खर्च किए जाएंगे 1400 करोड़ रुपए। इसके अलावा नाबार्ड के जरिए कृषि स्टार्टअप को धन मुहैया कराया जाएगा। वहीं तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, इस बजट में यह भी कहा गया है। तो इनमें सुधांशु जी कौन सी खास बातें आपको नजर आई है? पहले तो ये भारत सरकार का ये जो बजट है इसमें कृषक क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो काफी कुछ अच्छे निर्णय और फैसले लिए गए हैं। और उन पहल में अगर बात करें तो मैं 3-4 कैटेगरीज में उन पॉइंट्स को रखना चाहूंगा। जरूर। पहला है प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करें, जहां नाबार्ड के थ्रू एग्री स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट। बिल्कुल। जब एग्री स्टार्टअप्स की हम लोग बात करेंगे तो एग्री स्टार्टअप्स वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में वो करेंगे, आपका सीड से रिलेटेड है, एक्सटेंशन रिलेटेड है, तो एक प्रोडक्शन पार्ट को वो कवर करेगा। नंबर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर खास तौर में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी अगर कृषि उत्पाद की अगर हम बात करें तो उसका जो मूल्य है, चाहे हम घरेलू बाजार की बात करें चाहे हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होता है तो उसके जो उत्पाद है उस पर उसका फर्क पड़ेगा प्रोसेस में। तीसरा बात करें, इसमें जो बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फ्री फार्मिंग की अगर बात करें, इससे एटलीस्ट देश के अंदर जो भी कृषि उत्पाद पैदा होगा वो एटलीस्ट वो उसमें वो केमिकल फ्री मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग के थ्रू भी जो बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर भी इसमें जोर दिया गया है इस उसमें। तो इन जो निर्णयों से जो बजट में ये जो पहल ली गई है, इससे डेफिनेटली
कृषि उत्पाद का काफी अच्छा प्रोडक्शन के हिसाब से अच्छा होगा, फार्मर्स को उसका फायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, चूंकि डेफिनेटली उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो वीके कौल जी, क्यों ना इस बजट को इको फ्रेंडली बजट या ग्रीन बजट कहा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने बजट खुद भी पेपरलेस बजट, डिजिटली बजट पेश किया है। साथ ही बजट में जो प्रावधान है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती है उस पर काफी जोर है और उसके लिए कई तरह के जो प्रावधान है वो किए गए हैं। तो किस तरह से इस इनिशिएटिव को आप देख रहे हैं? देखिए, आज के युग में जो सेफ प्रोड्यूस है, सुरक्षित पदार्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी का कंसर्न सारे विश्व में बहुत ज़्यादा हो चुका है और हर व्यक्ति को सेफ फूड की ज़रूरत है। इस लिहाज से मेरा मानना है कि जो जैविक खेती पर इतना जो है जोर इस बजट में दिया गया है वो एक बहुत ही अच्छा संकेत है भविष्य के लिए। इससे बहुत हाई क्वालिटी का जो है प्रोड्यूस आम जनता को भी मिलेगा और जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये एक बहुत शुभ संकेत है, मेरा मानना है इस तरह से। जी। यूथ के लिए सुधांशु जी आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ 60 लाख नौकरियों के सृजन की बात कही गई है जो एक बहुत अहम और बड़ी घोषणा है। इसके अलावा एग्री स्टार्टअप की जो आपने बात कही है, हम देख रहे हैं कि आजकल उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में खासतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप में कई जो युवा हैं वो लगातार आ रहे हैं। ऐसे में जबकि फंडिंग के जरिए भी जो एग्री स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो जाहिर तौर पर ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इस बजट का ये जो पहलू जो यूथ के लिए, अगर हम देखें कि अगर कृषि जो पाठ्यक्रम है जी, यूनिवर्सिटीज के थ्रू कृषि जो पाठ्यक्रम में नई नई चीजों का उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उससे एग्री स्टार्टअप्स की जो फंडिंग होगी उसका फायदा यूथ्स को मिलेगा कि जो यूथ जो पढ़ लिख कर आएगा, जो प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू आएगा, उसका ही फायदा होगा कि वो एटलीस्ट एग्री स्टार्टअप्स और उन्हें नए रोजगार का नए रोजगार की अवसर प्रदान होंगे। बस जी। वीके कौल जी, एग्री यूनिवर्सिटीज डेवलप करने की बात कही गई है, तो ये स्टेप जो है वो कैसा है कि यूथ को पहले से ही तैयार किया जाए कि वो किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, और जाहिर तौर पे जो संभावनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं। हाँ जी, ये एक देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी हैं भी और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और अगर आज देश जो है आत्मनिर्भर है कृषि के क्षेत्र में, इसमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनका बहुत अहम रोल रहा है आज तक। और इसी बजट में अब उनको और प्रोत्साहित किया जाएगा और यूनिवर्सिटी सेटअप होंगी, तो ये कृषि के लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि जिस तरह से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाद्य सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी फ्यूचर के लिए। हमें ज़्यादा अन्न की ज़रूरत होगी हर क्षेत्र से, तो उसके लिए मेरा मानना है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ का विस्तार होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, वो इस दिशा में और अधिक तेजी के साथ अग्रसर होंगे, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो या नई वैरायटीज की डेवलपमेंट का कार्य हो, उसमें ये बहुत अच्छा योगदान करेंगी। बिल्कुल। इस बजट के मुख्य बिंदुओं को 3 भाग में बांटा सुधांशु जी आपने, मैं चाहूंगी कि उसमें चौथा भी जरूर जोड़ दे। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं उसके अंतर को यहाँ पर पाटने की कोशिश नजर आ रही है और बीते कुछ सालों से ही नजर आ रही है। ये कह सकते हैं कि उस चीज को, उस कदम को और आगे बढ़ाया गया है, चाहे उन्हें मकान देने की बात हो, चाहे बिजली पानी देने की बात हो, या फिर डिजिटल सेवाओं से उन्हें जोड़ने की बात हो, बैंकिंग सेवाओं से उन्हें जोड़ने की बात हो। कई तरह की सुविधाएं जो है वो गांव में ही पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें पलायन करने की जरूरत न महसूस हो। जो भी सुविधाएं हैं उन्हें उनके घर पर ही मिले। हाँ, आपने बहुत अच्छा चौथी कैटेगरी को जो ऐड किया है जी। और चौथी कैटेगरी में अगर हम बात करें कि चाहे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, अर्बन उसको विलेज उससे कनेक्ट करना, तो इन सब का फायदा एटलीस्ट फार्मर तक पहुंचेगा जी। सारी योजनाओं का फायदा वहां तक पहुंचेगा। तीसरा, इस कैटेगरी में एक चीज और जो है डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स का 2 फायदे होंगे। एक, सारी योजनाओं का फायदा किस तक पहुंचा है उसको वहां पर उसका फायदा पहुंचने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या आया।
तीसरा, अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के उसमें बात करें, वर्ल्ड वाइड आज की डेट में ट्रेसेबिलिटी और फूड सेफ्टी बजवर्ड्स बन गए हैं, ये जरूरत है। तो जब डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, तो ट्रेसेबिलिटी इंप्लीमेंट की जा सकती है, किस पर्टिकुलर लैंड से किस चीज की पैदावार हुई, उसमें क्या क्या यूज किया गया था। अगर कहीं पर उसमें अगर पेस्टिसाइड रेजिड्यू या कोई चीज अगर आती है, एटलीस्ट उस किसान को आगे के लिए एजुकेट किया जा सकता है पिछली बार गलती कहां पे हुई है। बिल्कुल। तो ये चौथी कैटेगरी आपने बहुत अच्छा ऐड किया इस बजट में। बिल्कुल। कौल साहब, ऐसे में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये तय करना, जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ क्या उगाया जा रहा है। उसमें चाहे हम मोटे अनाज की बात ले ले, 2023 को मोटे अनाज के लिए पूरे वर्ष को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर, जिसकी भारत अगुवाई करेगा। इसके अलावा तिलहन को बढ़ावा दिया जाना है, चाहे उसकी बात कर ले। खासतौर पर देख रहे हैं कि गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में जो खास तौर पर जोर दिया जाएगा, इन चीजों को देख ले तो ये तमाम कदम किस ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है, अगर आप इसको और चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, इस बजट में जो ज़्यादा फोकस रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है। चाहे वो जो पर्वतमाला का जिक्र हुआ, एक्सप्रेस वेज का जिक्र हुआ, उससे कई फायदे होंगे। एक तो जो गंगा के किनारे ये नए उत्पादन के हब्स बनेंगे, उनको अपने प्रोड्यूस को, देखिए आज तक हमारे देश में थोड़ी सी ये कमी ज़रूर रही है कि ऑन फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो ये उस कमी को काफी हद तक जो है पूरा करेगा, और इससे किसानों को भी फायदा होगा, और जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी सप्लाई और वैल्यू चेन के अंदर, चाहे वो प्रोसेस करने वाले हों, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों, और उससे ये प्रोड्यूस बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट भी होगा। और इसके कई और फायदे जो मैं गिनाना चाहूँगा आपको, यदि आप परमिट करें। आज के देखिए जो एक्सप्रेस वेज बनेंगे, आज सबसे बड़ी दुविधा जो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आ रही है वो है हाई फ्रेट्स की, चाहे वो ट्रक के भाड़े हों, चाहे ओशन फ्रेट्स हों। तो ये एक्सप्रेस वेज होने से, क्योंकि प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो बहुत द्रुत गति से होगा, इससे ये लाजमी है कि भाड़ों पर भी कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। एक तो गंगा के किनारे जो हब्स बनेंगे उनका प्रोड्यूस आएगा, और पानी की कमी नहीं होगी, तो जो सिंचाई का अभाव नहीं रहेगा, प्रोड्यूस अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन तेजी से होगा, और अगर भाड़े में भी कमी आती है तो वो एक और प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से सही दिशा में उठाया गया कदम है। बिल्कुल। और इसी में जोड़ना चाहूंगी कि चाहे जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्केटिंग की बात हो, एक्सपोर्ट की स्थिति की बात हो, उनको बेहतर बनाने के लिए जो कई कदम उठाए गए हैं, उनमें सुधांशु जो हम देख रहे हैं कि जो वंदे भारत है वो भी कई नई ट्रेनें, 400 लगभग नई ट्रेनें लाने की बात कही गई है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की बात अब कही जा रही है। इससे पहले हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात सुन चुके हैं, और उस पर भी काम चल रहा है काफी दिशा में। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ किसी एक एरिया के प्रोडक्ट्स को जो है हाईलाइट किया जा रहा है, उनकी ब्रांडिंग के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, तो ये स्टेप आपको किस ओर ले जाता हुआ दिख रहा है? इस स्टेप का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर हम लोग शुरुआत करें, जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात थी, कि एक डिस्ट्रिक्ट, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, सभी तरीके की जलवायु है, सारा हर चीज का प्रोडक्शन हम लोगों के पास है। हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को चिन्हित करना। अब उसकी बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप आया, ये बहुत ही अच्छी पहल है कि एक स्टेशन एक प्रोडक्ट। जी, एक स्टेशन एक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उस स्टेशन पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर कोई पेरिशेबल प्रोड्यूस है, अगर फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, तो उसके लिए कोल्ड चेन वहां पर चाहिए होगी। प्रोसेस्ड के लिए है, अगर सीरियल कमोडिटी है, तो उसके लिए वहां पर वैसे गोडाउन चाहिए होगा, सो दैट वहां पर उसका सही ढंग से भंडारण किया जा सके, ट्रेन से उसको वहां पहुंचाया जा सके एग्जिट पॉइंट तक उसमें। और ये इस पहल के थ्रू हमारे स्पेशलाइज प्रोडक्ट एटलीस्ट मिल पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से उनका प्रोडक्शन होगा, आप स्टेशन के साथ उसे कनेक्ट करेंगे, जहां पर आपका जो स्टेशन पर जो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट की चेन है, ये सबसे ज्यादा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं वो इसी सप्लाई चेन में होते हैं। ऑन फार्म हमारे पास लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जहां पर कि आपका रोड्स अच्छी नहीं है, आपको वहां पर हैंडलिंग जो स्टेशन पे है और एग्जिट पॉइंट पे है, उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट का जो लॉस होता है, लॉस का अल्टीमेट फायदा जो नुकसान होता है कि जो उसकी जो कॉस्ट है
उस कॉस्ट पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा उसका। जी जी बिल्कुल। कौल साहब, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि ये जो पूरी विपणन व्यवस्था है किसानों के लिए, उसको मजबूत करने के लिए किन चीजों की कमी महसूस की जा रही थी और आपको लगता है कि ये बजट उस कमियों को पूरा करता है? देखिए, जैसे डॉक्टर सुधांशु जी ने अभी कहा कि जो अनुमानित है कि जो फार्म से प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 30 से 40% हम लोग लूज कर जाते हैं क्योंकि वो जो मार्केटिंग की एवेन्यूज नहीं थे। अब इससे क्या होगा कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से क्या होगा कि इवैक्यूएशन जो प्रोड्यूस का होगा वो बहुत फास्टर होगा और उसका एडवांटेज ये होगा कि जो पहले 30 से 40% नुकसान होता था वो आफ्टर ऑल किसान को भी नुकसान होता था और प्रोड्यूस के जो खराब प्रोड्यूस हो जाती थी उसको रास्ते पे फेंकना, वो जो है पॉल्यूशन का भी एक सबब बनता था। तो इन सभी चीज़ों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने काफ़ी चीज़ों को सोच समझकर ये एक इंटीग्रेटेड, मैं कहूँगा कि इंटीग्रेटेड स्टेप्स इस तरह से उठाए हैं कि जो कमियाँ भूतकाल में रहीं उनको सुधारने का एक बहुत मैं कहूँगा निर्णयात्मक कदम ये उठाया गया है। सुधांशु जी, कृषि शिक्षा पर भी मैं आना चाहूंगी कि इस बार हम देख रहे हैं कि साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि कृषि शिक्षा में जो है खासतौर पे जो उनके पाठ्यक्रम है उसमें संशोधन किया जाएगा क्योंकि उसमें आज के दौर के जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें शामिल करना बेहद जरूरी है, जिसमें प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग भी है, जीरो बजट खेती यानी कि कम बजट की खेती भी इसको कह सकते हैं कि वो भी शामिल है। तो ये तमाम बातों को शामिल करना जरूरी है। आप इसे किस तरह देख रहे हैं? कृषि पाठ्यक्रम में संशोधन होना ये समय की बहुत बड़ी जरूरत है। उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा फार्मर है, एक होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग, परंपरागत ढंग से जो फार्मिंग होती है। जब हम अपने देश में और विदेश की अगर बात करें, वहां पर जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके हैं कृषि उत्पाद को उगाने के, उसको पेस सेटिंग की अगर बात करें तो उससे तो पाठ्यक्रम में संशोधन एक प्रोसेस होना चाहिए। किसान को मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा पैकेज या प्रैक्टिस यूज करना है, क्या सीड हमें यूज करना है, क्या हमें उसके अंदर पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, डिजीजेस जो होती हैं कि उन डिजीजेस अगर कोई डिजीज आ जाती है तो अर्ली स्टेज में हमें क्या करना है। तो पाठ्यक्रम में संशोधन बहुत जरूरी है कि इससे अल्टीमेटली हमारे जो भी प्रोड्यूस उगाया जाएगा उसकी गुणवत्ता पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा उसमें और उसका फायदा अल्टीमेटली किसानों को होगा। तो कौल साहब, ऐसे में जबकि रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य लेकर ये सरकार चल रही है, पाठ्यक्रम में बदलाव से लेकर के जमीन पर भी जो कार्य है उन्हें इस तरह से किया जाएगा जिसमें गंगा नदी के पास का जो क्षेत्र है 5 किलोमीटर का, उस दायरे के क्षेत्र को भी इस तरह से डेवलप करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस दौरान किसानों के हित को आपको लगता है कि किस तरह से ध्यान में रखना चाहिए? एक तरफ किसानों को उत्पादन को लेकर संशय रहता है कि किस तरह का उत्पादन होगा और कहीं उनको नुकसान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है इस दौरान? देखिए, ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटीग्रेटेड वर्ड यूज किया था, आई थिंक ये भी उसी कड़ी का एक कड़ी है उसमें। क्योंकि आज आप देखेंगे कि हमारे देखिए जैसा डॉक्टर सुधांशु ने पहले कहा कि हमारे यहाँ हर तरह की जलवायु है, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी ऐसा खेती का उत्पाद नहीं है जो हमारे देश में उत्पन्न नहीं होता हो। हमारे पास कृषि निर्यात की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ बाधाएं आती हैं जिसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू एक बहुत बड़ा इशू आज है, चाहे वो चावल हो, चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, प्रोसेस्ड आइटम्स, उस सब में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर क्योंकि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जैविक खेती की ओर काफ़ी जो है प्रयास करने का प्रयत्न सरकार ने किया है। और जैसा कि पाठ्यक्रम में जब सुधार होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को प्रायर इंफॉर्मेशन के तौर पर पाठ्यक्रम के अंदर ये ग्राह्य होंगी और वो उसी का जो है इस्तेमाल करेंगे जब वो खेती की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि जब पाठ्यक्रम में वो इतना सब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उन्हें भी खेती की ओर वो अग्रसर भी होंगे। आज तो विमुख हो रहे हैं, अब वो उसकी ओर इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्हें लगेगा कि इसमें उन्हें फायदा है। इससे जो है जो ओवरऑल ये दुविधा जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू की, मुझे लगता है कि उस पर भी काफी
नियंत्रण हो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। सुधांशु जी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड की योजनाएं शुरू करने की बात भी इसमें कही गई है। मैं चाहूंगी कि इस पर आप कुछ अपनी राय बताएं। जहां तक पीपीपी मोड में योजनाएं शुरू करने की बात है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। पहले भी इस पर प्रयास किए गए हैं कि देखिए, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सेटअप करना, एक उसको चलाना, तो सेटअप के साथ साथ चलाने के लिए अगर पीपीपी मोड में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाता है, चाहे हम लोग फार्म उस पे की बात करें, चाहे प्रोसेसिंग उसकी बात करें, चाहे एग्जिट पॉइंट पर हम बात करें उसमें, तो पीपीपी मोड में उसे अच्छे बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। और एटलीस्ट है कि उस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है, जिस मकसद से उसे सेटअप किया जाए, तो उसका फायदा उस जो भी टारगेट ऑडियंस है, फार्मर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स, सबको उसका फायदा मिल सके। जी। तो किसी हिसाब से अगर उसकी सफलता हमें देखनी है, जिस मकसद से पीपीपी मॉडल में सेटअप किया गया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे सर्विसेज की बात भी करें, ठीक है, सर्विसेज की बात करें, तो ये एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है सरकार। बिल्कुल। कौल साहब, आप क्या कहेंगे कि ये पीपीपी मोड सक्सेसफुल हो, सफलता इसे मिले, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, पीपीपी मोड करने का मतलब सरकार जो है ये चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कुछ आए। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये तय है कि गवर्नमेंट की भी उसमें पार्टनरशिप होगी, प्राइवेट सेक्टर तो होगा ही होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और दूसरा ये क्वालिटी ऑफ वर्क जो होगा, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पार्ट प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा उस पर फोकस करेगा, कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स पे वो उनका पूरा ध्यान रहेगा। गवर्नमेंट की ओर से जो है उसमें जो रेगुलेटरी और बाकी जो है गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स हैं उनको झोंका जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो है एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा या जो भी सुविधाएं प्राप्त होंगी वो अच्छी गुणवत्ता की होंगी, और जिसका अनंत जो है विस्तार और उसकी जो है फायदे सबको। इस मामले में सुधांशु जी, जो सहकारी समितियां हैं उनकी भी भूमिका को बहुत अहम माना जाता रहा है। हालांकि हमने देखा है कि बहुत जगह इससे सफलता नहीं मिली है, कुछ जगहों पर बहुत ही अच्छी सफलता मिली है, और एक बार फिर से जो सहकारिता है उस क्षेत्र को एक तरह से मजबूत करने की कोशिश नजर आ रही है, इस बार के बजट में भी है। तो ये कितना अहम कदम है? देखिए, कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों की अगर हम लोग बात करें जी, या सहकारिता मूवमेंट की बात करें, उसका पास्ट उससे काफी टेस्टेड वो है जी। जहां तक कृषि उसमें प्रोडक्शन उस एस्पेक्ट की बात करें, जैसे हम लोग एफपीओ की बात करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे कोऑपरेटिव भी उसी दिशा में एक वो है कि कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स हैं उसमें वो एक ग्रुप के फॉर्म में किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूस का उसका प्रोडक्शन कर सकें। वो कोऑपरेटिव एक सहकारिता बेसिकली एक जोड़ने की प्रक्रिया है कि वो किसानों को कैसे जोड़कर सरकारी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचे, उनको कोऑपरेटिव के मेंबर्स को एजुकेट किया जाए, उन्हें कैसे प्रोडक्शन करना है। कोऑपरेटिव एज एन एंटिटी उनके लिए मार्केटिंग भी ईजी हो जाता है उसमें। जैसे हमारे अगर देश में अगर बात करें, अच्छे कोऑपरेटिव जैसे अमूल एक ब्रांड है कोऑपरेटिव का, इसी दिशा में और भी कोऑपरेटिव उसमें के डेवलपमेंट हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में डेफिनेटली विभिन्न कृषि उत्पाद क्षेत्रों में डिफरेंट कोऑपरेटिव्स उभरेंगी जी। और जो किसान है उसे डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ने को लेकर पहले जो है वो कई तरह की आशंकाएं लोगों के मन में थी कि वो कैसे जुड़ेगा, वो कैसे इसका लाभ उठा सकता है। लेकिन हमने देखा है पिछले सालों में कि इस सरकार ने खास तौर पर इस दिशा में काम किया है। ढेर सारे मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल तक लॉन्च किए हैं और अब किसान उससे जुड़ भी रहा है। तो ये जो एक संशय था वो दूर होता जा रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस बार भी खास तौर पर यही कहा गया है कि किसानों को डिजिटल सेवाएं मिलेगी, उसको डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जाएगा। कौल साहब, ये कितना जरूरी है किसानों को सशक्त बनाने के लिए? ये बहुत जरूरी कदम है। उसकी वजह ये है कि आज देखिए, आप आधार के माध्यम से या पैन कार्ड के माध्यम से जुड़ाव तो आया है जी, लेकिन अब किसान को क्या चाहिए कि उसको यदि पैसे की जरूरत हो तो वो तुरंत उसकी उपलब्धता हो।
अब जब डिजिटल मोड से, ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ भी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से काम हुआ है, डायरेक्ट ट्रांसफर होना शुरू हुआ है, तो किसान लोग उससे जुड़े जरूर हैं। अब ये सुविधा जब और उनको एक्सटेंड होगी, और उसमें बेसिकली जो बजट में यही बात कही गई है कि जैसे MSP पर अभी उन्होंने काफी बड़ी जो है धनराशि नियत की है, उसका भी डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। तो इससे किसानों को बहुत बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि उन्हें बार बार बैंक में जाने की ज़रूरत या वो जो पेपर वर्क की आवश्यकता होती है, उनका समय बचेगा, तुरंत उनको उपलब्धता होगी, और इससे हर तरह से उन्हें लाभ ही होने वाला है। आई थिंक ये आज के ज़माने की जो है नितांत आवश्यकता भी है। बिल्कुल। इसके साथ ही सुधांशु जी, जो किसानों के लाभ की बात है और सीधे सीधे लाभ की बात है, वो MSP से जुड़ा हुआ है। इससे पहले काफी भ्रम भी फैलाया गया है कि MSP सरकार खत्म करने की कोशिशों में है, और लगातार सरकार ने ये बात जाहिर की है कि वो MSP जो है उसका लाभ तो किसानों को देगी ही। MSP लगातार बढ़ाती भी रही है सरकार, हमने ये भी देखा है, और इस बार भी आंकड़े पेश कर दिए हैं, और ये भी कहा है कि आने वाले समय में भी रिकॉर्ड खरीदारी होगी। तो एक तरह से किसानों के मन से मुझे लगता है कि यह संशय दूर हो जानी चाहिए। अब नहीं, बजट में इस चीज को ऑलरेडी MSP पर क्लैरिफाई कर दिया गया है। ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि इस भ्रम का कोई संदेह, औचित्य नहीं है कि जितनी भी जिन कमोडिटीज पर MSP का ऑलरेडी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बजट उसके लिए एलोकेट किया गया है, तो मुझे लगता है कि इस पहल से ये भ्रम अब खत्म हो जाएगा जी। और डिजिटल सेवाओं की हम बात कर रहे हैं, कॉल साहब, सीधे सीधे बैंक खाते में भी पहुंच रही है राशि, तो ये भी किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे देखिए, जैसा जो बजट में कहा गया कि 163 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे MSP से, जिसमें 2.37 लाख करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी संख्या में किसानों के यहाँ ट्रांसफर होना, और आपने बहुत सही कहा कि एक जो भ्रम फैल रहा था वो भी दूर हो गया, और किसान इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, और हर तरह की सुविधाओं ने MSP का संचय भी दूर हो गया, और उनको ये भी अब मतलब ये आश्वासन भी मिल गया है कि उनका जो प्रोड्यूस है, जिन पर MSP है, MSP बढ़ाई भी उनको मिलता रहेगा, MSP का लाभ। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को बता दें कि जो आम बजट पेश हुआ है उसकी कुछ खास बातें क्या कुछ रही हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज बजट पेश किया, और ये बजट कई लिहाज से बेहद ही खास रहा है, क्योंकि एक तरह से उन्होंने 25 सालों का एक ब्लूप्रिंट पेश किया है अपने शब्दों में। तो ये बातें जो हैं और ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।